Hi guys, hello, hi everyone. Just do let me know just a second now. Let me check. Let me see I'm perfectly audible or not, and then we'll start. Just a minute. Yeah. Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का राउंड अप करने वाले हैं फॉर द ईयर ऑफ 2025 राइट, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फॉर क्लैट एंड एलेट 2026 के लिए. बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी एम परफेक्टली ऑडिबल and I think seems well fine with the audibility and visibility. So good morning everyone, good evening, sorry, good evening everyone, good evening. बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद शायद अपन ने गुड इवनिंग वाली क्लास करी है ना, लेकिन हमेशा हम रोज गुड मॉर्निंग वाली क्लास करते हैं. सो नाउ वेलकम यू गाइस, एंड लेट्स स्टार्ट. लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. वैसे भी अपन ने थोड़ा सा 10-12 मिनट अपन ने लेट स्टार्ट किया है. सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन और लेट्स सी कि आज के सेशन में जुलाई मंथ के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें कवर करते हुए चलना है, जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अच्छा, बहुत लोगों को कंसर्न होता है रिगार्डिंग बैकलॉग्स को लेकर के सर बैकलॉग भी हमारा बचा हुआ है. देखो, मैं आपको पहले ही स्पेसिफाई कर रहा हूं कि आप अगर जैन से लेकर जून मंथ के राउंड अप देखोगे ना, तो आपका बहुत हद तक बैकलॉग कंप्लीट होगा. ऐसा नहीं है बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा. आप जैन से जून मंथ के भी राउंड अप देखोगे, आप क्लैट एक्सप्रेस कंप्लीट करोगे एंड इवन आप क्लासेस में जो टॉपिक्स कवर कराए हैं उनको आप कवर करते हुए चलोगे ना, देन यू आर डन एंड डस्टेड विद द बैकलॉग्स. उसके बियॉन्ड आपको करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन कि इस सेशन का इंटेंट क्या होने वाला है, ये सेशन का फ्लो क्या होता है. देखो, जब हम बात करते हैं तो इस सेशन का फ्लो हम 3 चीजें स्पेसिफाई करते हैं. सबसे पहली चीज मैं स्पेसिफाई करता हूं द फ्लो ऑफ द सेशन. एक बार ये दिमाग में रख लेना, फ्लो ऑफ सेशन. पहला, that is what, that is the first thing we'll do is I give you the other important topics. देखो, कुछ टॉपिक्स होते हैं, क्या होता है जुलाई मंथ में, किसी भी एक मंथ में देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. बट द पॉइंट इज जस्ट टू कंप्लीट द होल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन अ सिंगल सेशन इट वोंट बी फीजिबल. एंड दूसरा, क्या, सो द फर्स्ट थिंग जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि अपार्ट, देखो सी इन अ सिंगल मंथ देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, राइट. अब उन सारे टॉपिक्स को एक सेशन में कंप्लीट करना वो कभी फिजिबल नहीं होता, ना ही पॉसिबल होता है. नहीं तो इतना लेंथी सेशन हो जाएगा कि इट वोंट बी फिजिबल फॉर मी एंड इवन फिजिबल फॉर यू आल्सो. सो इसीलिए द फर्स्ट थिंग आई टेल यू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अलग होंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं, या फिर ऐसे माइन्यूट टॉपिक्स हैं कि आपको खुद से करने की जरूरत हो, राइट. तो खुद से टॉपिक्स कवर करना भी जरूरी है, राइट. ऑलवेज डू नॉट रिलाई ऑन स्पून फीडिंग. तो इसीलिए हम अदर टॉपिक्स भी आपको स्पेसिफाई करते हैं, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट रिस्पेक्टिव मंथ, राइट. दूसरी चीज जो मैं आपको स्पेसिफाई करता हूं दैट इज दी वन लाइनर्स, है ना. लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन कौन से वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है इस मंथ के, तो मैं आपको वन लाइनर्स भी बेसिकली कवर कराता हूं. और थर्ड चीज पे जब हम आते हैं दैट इज कि हम समझ रहा हूं आपके 7 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनका हम डिटेल्ड डिकोडेशन करते हैं, डिटेल्ड उनके बारे में समझते हुए चलते हैं, राइट. तो 7 to 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करते हुए चलते हैं इसमें. तो ये बेसिकली हमारा फ्लो होता है. पहली चीज आई जस्ट स्पेसिफाई कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये आपको अपने आप से करना है. यू हैव टू डू ऑन योर ओन. सो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन, on your own, right. These are the one liners, again very much important for the AILET and even CLAT also, and even 7 to 8 important topics हम उनको डिटेल में डिकोड करते हुए चलते हैं. चलिए, अब अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मंथ ऑफ जून. अब मंथ ऑफ जून के अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो कि आपको अपने आप करना है. यू हैव टू डू ऑन योर ओन, है ना. और ये मेक श्योर करिए कि दिस हैज टू बी डन बाय टुमारो इटसेल्फ. कल तक आप ये सारे टॉपिक्स करते हुए चलो,
राइट। कल तक आप ये सारे टॉपिक्स करते हुए चलो। देखो, सबसे पहला यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है उसने नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम लेके आया। तो आई गिव यू अ ब्रीफ जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडिया और एज वेल एज बांग्लादेश के लिए एक सर्विस स्टार्ट करी है, दैट इज फॉर परमानेंट वीजा के लिए। राइट, परमानेंट वीजा या लाइफ टाइम वीजा हम बोल सकते हैं। लाइफ टाइम वीजा होता क्या है कि अगर आपको यूएस के अंदर, अगर आपको परमानेंट यूएई के अंदर अगर आपको परमानेंटली रहना है तो आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपका कोई एसेट होना चाहिए। लेकिन अभी यूएई ने ये बोला कि देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस एंड लॉट ऑफ बांग्लादेशीज जो यूएई में रहते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ employees, right, and other, they don't want to have any property or asset in the UAE, but again they want a lifetime visa, उन्हें lifetime visa चाहिए। इसीलिए वी आर कमिंग विद अ सर्विस जिसके चलते आप एक बार पेमेंट करोगे और एक बार आपने पेमेंट किया एंड यू विल गेट लाइफ टाइम वीजा। राइट, तो वो सर्विस उन्होंने स्टार्ट की है इंडियन नेशनल्स और बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए, है ना, लाइफ टाइम वीजा। कि एक बार पैसा पे करो, दैट इज समवट अराउंड आपका कुछ 23.34, आपका 23 लाख कुछ है, 24 लाख मान लो आपका मोटा मोटा कि 24 लाख रुपए लगेंगे और 24 लाख रुपए में आपको पूरा का पूरा लाइफ टाइम वीजा मिल जाएगा। क्लियर, जो इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के भी उन्होंने लॉन्च किया। तो डू गिव इट अ रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक जो आपको कवर कर रहे हैं दैट इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अब देखो, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स, एंड इवन उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप देती है जिन बच्चों का एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में होता है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जिन बच्चों का एडमिशन होता है एंड दे आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, उसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की, दैट इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। हुआ क्या, अभी खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये चीज स्टेट करी कि अभी जितने भी एलिजिबल बच्चे थे, राइट, उनमें से कुछ ही लोगों को स्कॉलरशिप मिली है एंड देयर आर अराउंड 15 to 17 किड्स जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है बट उनको पैसा नहीं मिला, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, राइट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें लूपहोल देखने को मिला। तो सेकंड, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तीसरा जो है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की जब हम यहां पर बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बिहार। बिहार में हो रहा है इस वजह से अभी बात चल रही है, आगे चलकर मणिपुर में भी होगा, राइट, आगे चलकर बाकी स्टेट्स में भी कराना है, आपके आंध्र प्रदेश में भी होगा, आपके तेलंगाना में भी होगा, आपके तमिलनाडु में भी होगा। तो एसआईआर होना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके पास ये लीगल स्टेटस है, लीगल बेसिस है जिस बेसिस पर वो एसआईआर करा सकता है अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके साथ साथ आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, वो लॉ भी कहीं ना कहीं परमिट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकता है, राइट, बिकॉज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज अ वे बाय विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट। तो एसआईआर अगेन यू हैव टू डू ऑन योर ओन। द फोर्थ टॉपिक दैट इज अभी 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की 44th इंडिया की है, 44th, नॉट टोटल, नॉट ओवर और नॉट अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया की 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज मराठा का मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। और अभी मोदी जी तमिलनाडु गए थे, राइट, वो 5 नेशन ट्रेवल करके आए और 5 नेशन ट्रेवल करके वो बेसिकली कहां पहुंचे, तमिलनाडु पहुंचे। तो जैसे ही तमिलनाडु पहुंचे, उस तमिलनाडु में उन्होंने अनाउंस किया कि हम राजेंद्र वन और राजा राजा वन की स्टेच्यू बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बात उठी गंगाई कोंडा चोलापुरम, राइट, जो चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी, राइट, और वहां पर एक लेक है जिसका नाम आपका गंगाई कोंडा है। गंगाई कोंडा इतना बड़ा लेक है, राइट, जो कि उस एरिया में एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो उसके रिवाइवल के बारे में ही बात उठी कि उस लेक को रिवाइव किया जाएगा और राजेंद्र वन और राजा राजा वन उनके स्टेच्यूज भी आपके बिल्ड किए जाएंगे, राइट। तो इस वजह से ये कुछ आपके 5 टॉपिक्स हैं, यू हैव टू डू ऑन योर ओन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, राइट, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये आपको अपने एंड से करते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी लुक इनटू दी वन लाइनर्स। तब हम वन लाइनर्स देखते हुए चलेंगे। वन लाइनर्स क्या है? सबसे पहले अगर हम वन लाइनर की यहां पर बात करें तो यहां पर ये वन लाइनर की क्या बात हो रही है, दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर को लेकर। याद करो
इन दी मंथ ऑफ मार्च, राइट, मार्च के करंट अफेयर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एंड दैट इज अबाउट यूएस एड की फंडिंग रुक जाना, राइट। सो यूएस गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरली स्टेट किया था कि यूएस एड कि बिल्कुल भी यूएस एड नहीं रुकना चाहिए, यूएस एड आपको पूरा पॉज कर देना चाहिए, इसको टेम्पररी सस्पेंड करो। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, तब आपको आइडिया लगेगा। बेसिकली जब हम यहां पर बात करते हैं, जैन 20th जैन 2025 डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने, और जैसे ही प्रेसिडेंट बने ना, उनका सिंपल सा पर्पस था और सिंपल सा उनका एजेंडा रहा, अमेरिका फर्स्ट, कि फर्स्ट हमें फोकस करना है अमेरिका पर, हमें दुनिया, हम वी आर नॉट दी वन कि हमें पूरी दुनिया की आपका टेक केयर करना है, नहीं, वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन अमेरिका, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अमेरिका, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज अमेरिकन सिटीजन, राइट। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, अमेरिकन और अमेरिकन सिटीजंस, वी दे आर दी व्हाट प्रायोरिटी। इसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉजी के चीफ कौन थे, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और ये चीज बोला गया कि आप मेक श्योर करिए कि गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी एफिशिएंट बने, इफेक्टिव बने। इसलिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे, और एक प्रपोजल रखा कि यूएस ना बहुत सारे देशों में, राइट, क्या करता है, फंडिंग करता है, जहां पर जिससे उन देशों में डेवलपमेंट हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। Guys, just give me a minute, है ना, just a minute, and then we'll resume. Just a minute. Let me look into this, and then we'll resume. हेलो, क्या, आई थिंक शायद अब नहीं होना चाहिए, राइट, आई थिंक इट हैज बीन फिक्स्ड। चलो ना, या, सो डॉजी बना और इलॉन मस्क उसके चीफ बने, और इलॉन मस्क ने कुछ बेसिकली आपके प्रपोजल्स रखे कि अगर गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, फॉर दैट हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसी में से उन्होंने एक स्टेप ये बोला कि यूएस एड प्रोग्राम चलता है, यूएस एड प्रोग्राम के चलते यूएस के लोग पैसा देते हैं, और वो पैसा, और इवन गवर्नमेंट भी पैसा देती है, यूएस की गवर्नमेंट भी पैसा उसमें डोनेट करती है, और वो पैसा दूसरे देशों में इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको उस पैसे की जरूरत नहीं है, उनमें, उन कंट्रीज में पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा, बट जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कंट्रीज खुद कैपेबल है, जैसे कि इंडिया। सो इंडिया इज दैट मच कैपेबल कि इंडिया को डोनेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया में कई सारे ऐसे एनजीओ हैं, कई सारे ऐसे आपके आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि यूएस एड पे चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, इंडियन गवर्नमेंट सफिशिएंट है, इंडियन इकोनॉमी सफिशिएंट है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नहीं देना चाहिए। इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट ने क्लियरली अनाउंस किया कि हम यूएस एड प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं, राइट, और उन्होंने यूएस एड प्रोग्राम को क्या कर दिया, क्लियरली बंद कर दिया, राइट, उसको यूएस एड फंडिंग की को क्या किया, फ्रीज कर दिया, ओवरऑल पूरा फ्रीज कर दिया, जिसके चलते इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, इंडिया में कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे, राइट, कुछ ऐसे आपके क्लिनिक्स थी जो यूएस एड पे चल रही थी, है ना, बट
अगेन फंडिंग फ्रीज हुई, जिसके चलते एक एक क्लिनिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिक, क्योंकि वो एक वनरेबल सेक्शन के लिए क्लिनिक बनाई गई थी, हेल्थ केयर आपका सेंटर था, एक क्लिनिक था, दैट इज फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल, राइट। तो वो क्लिनिक बेसिकली आपकी उसकी वर्किंग रुक गई। बट फाइनली, राइट, इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक, जिसको प्रीवियसली बोलते थे मित्र क्लिनिक, राइट, वो वापस से रीओपन हो गई हैदराबाद में, वापस से हैदराबाद में रीओपन हो गई, लेकिन किस नाम से हुई? दैट इज सबरंग क्लिनिक। तो इनिशियली उसका नाम क्या था? मित्र क्लिनिक। तो जब नाम मित्र क्लिनिक था तब उसको यूएस एड की फंडिंग मिल रही थी, लेकिन फंडिंग फ्रीज हुई, उसके बाद वो मित्र क्लिनिक अगेन उसने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया, राइट, लेकिन वापस से वो रिवाइव कर गई, वापस से उसको रीओपन कर दिया, और नाम चेंज कर क्या किया गया? सबरंग क्लिनिक। मतलब कोई ना कोई तो डोनेशन कर रहा है, तो यूएस एड की फंडिंग फ्रीज क्या हट गई? नहीं, यूएस एड की फंडिंग फ्रीज अभी भी लगी हुई है, लेकिन अगेन अभी टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट ने इसको वापस से फंड किया, जिसकी वजह से ये क्लिनिक वापस से रीओपन हो गई। बट अब मित्र क्लिनिक ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे? सबरंग क्लिनिक। तो वही लिखा गया दैट इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक मित्र क्लिनिक, नाउ इट हैज बीन रीओपन विद अ न्यू नेम, दैट इज सबरंग क्लिनिक बाय द टाटा ट्रस्ट फंड। बताया गया कि क्यों बंद हुई थी? बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग ऑफ शटडाउन ड्यू टू यूएस एड फंडिंग फ्रीज। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज और दिमाग में रखना कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर ना हमारे देश में एक कानून है जो कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को बताता है कि ट्रांसजेंडर राइट है, इट्स अ थर्ड जेंडर, और उनके अगेंस्ट कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इन एवरी पार्ट, राइट, इन एवरीथिंग। तो इसीलिए उस लॉ का नाम जरूर याद रखना, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019, राइट, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019, ये दिमाग में रखिएगा। नाउ एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, द सेकंड करंट अफेयर। अच्छा, एक और आप इसमें से एक और चीज पढ़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का केस, और सुप्रीम कोर्ट का केस का नाम क्या है ट्रांसजेंडर को लेकर? नवतेज सिंह जौहर, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अबाउट आपके उस चीज को लेकर, क्या बोलते हैं, अनलॉफुल अनलॉफुल सेक्स को लेकर था, बट अगेन अब अनलॉफुल ऐसा कोई सेक्स नहीं है, राइट, है ना, या फिर बोल सकते हैं अननेचुरल सेक्स को लेकर, वो अब चेंज हो गया, राइट, सेक्शन 377 वो चेंज कर दिया गया, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, राइट। आपके अब अगर हम बात करते हैं, देयर इज एक और केस है, नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर देयर इज वन मोर केस, ट्रांसजेंडर पर्सन को लेकर देयर इज वन मोर केस, जस्ट डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। चलो, द नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अबाउट इंटरनेशनल वन लाइनर, दैट इज व्हाट, कि रशिया की जब हम बात करें तो रशिया दुनिया का पहला नेशन बना है जिसने अफगानिस्तान, राइट, विच इज लेड बाय तालिबान, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। तो रशिया बिकेम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड to recognize Taliban led Afghanistan, right? तो रशिया officially recognized Taliban led Islamic Emirate of Afghanistan, becoming the first country, पहली कंट्री बनी to do so formally since the regime 2021 takeover, right? जब 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे तरीके से एग्जिट कर गया अफगानिस्तान से, उसके बाद 2021 में ही कुछ दिनों के अंदर तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद किसी भी नेशन ने ना तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट फाइनली रशिया बिकेम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड जिसने रिकॉग्नाइज किया तालिबान लेड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की सरकार को, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रशिया, है ना, रशिया को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने मैप भी लगाया हुआ है जिससे आपको समझ में आना स्टार्ट हो अबाउट रशिया, ठीक है। देखो, सो दिस इज व्हाट रशिया इज, ये थोड़ा दिमाग में रखना, है ना, दिस इज व्हाट रशिया इज, ये थोड़ा सा फिजिकल मैप है, आपको समझ में भी आएगा, राइट, दिस इज व्हाट द रशिया इज। और हमेशा याद रखना कि रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इट इज अ साइबेरियन रीजन, राइट, साइबेरियन रीजन, जो कि साइबेरियन रीजन बोला जाता है, इट्स अ रीजन जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है,
राइट। -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। कई बार तुमने सोशल मीडियाज पे देखा होगा कि लोग केटल में अपना गर्म पानी करके लाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, ऊपर फेंकते हैं, बर्फ बन जाती है। वो यहीं पर होता है, वो यहीं पर होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, राइट। सो अब रशिया की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो रशिया को लेकर पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन समझो, आपको मैप इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहां पर लोकेटेड है? इन द नॉर्दर्न यूरेशियन, बिकॉज रशिया is again a part of Europe and even a part of Asia also. So it is a transcontinental country. Like Egypt is a transcontinental. Egypt भी एक कॉन्टिनेंट पे नहीं, अफ्रीका में अकेला नहीं है, एशिया में भी उसकी टेरिटरी है, तो इससे ट्रांसकॉन्टिनेंटल। सेम गोज विद दी व्हाट? रशिया। तो रशिया इज ऑल्सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल, लेकिन कहां पर आता है? नॉर्थ यूरेशियन वाले पार्ट में आता है, राइट। नॉर्थ यूरेशियन जो कि ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया को कवर करता है, राइट। ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया को कवर करता है। ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 11 टाइम जोन। कितने हैं? 11 टाइम जोन है। यूएस में 5 टाइम जोन है, इंडिया में एक ही है, और रशिया में 11 टाइम जोन है, राइट। अब 11 टाइम जोन का महत्व समझो या इंपॉर्टेंस समझो। क्या होता है? जैसे आज आप इंडिया में हो, यू आर इन दिल्ली, तो दिल्ली में टाइम कितना हो रहा होगा अभी? दैट इज 4:36। मुंबई जाओगे तो मुंबई में टाइम क्या हो रहा होगा? 4:36, बिकॉज इंडिया एक ही टाइम जोन को फॉलो करता है, क्लियर। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रशिया, रशिया में एक समय पर, राइट, 11 अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम चल रहा होगा, बिकॉज इतना ज्यादा एरिया, इतना बहुत बड़ा एरिया है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इतना बड़ा एरिया है। बिकॉज ऑफ दैट वहां पर 11 टाइम जोन्स है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 5 टाइम जोन्स है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। तो इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री कवरिंग इतना इतना, स्ट्रेचिंग अक्रॉस 11 टाइम जोन्स। कैपिटल मॉस्को। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? तो लिखना कि रशिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? 16 नेशंस के साथ, राइट, मोस्ट बाय एनी कंट्री। तो सबसे ज्यादा कोई नेशन बॉर्डर शेयर करता है विद द नंबर ऑफ कंट्रीज, दैट इज रशिया। 16 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है रशिया विद द हाईएस्ट नंबर, द हाईएस्ट इन फॉर एनी नेशन। यहां पर दिया हुआ भी है नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, राइट। देन यू हैव बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। वहीं मैरीटाइम बाउंड्रीज जापान के साथ है, राइट, विद व्हाट? विद सी ऑफ ओस्ताक। और एक चीज बहुत याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी उसकी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है थ्रू बैरिंग स्ट्रेट। बैरिंग स्ट्रेट। अब आप बोलोगे सर यूएसए कहां है, रशिया कहां पर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इफ यू लुक इनटू द मैप, राइट, तो आपको नजर आएगा कि जैसे ही आप इधर पहुंचोगे ना, इसके बगल में ही, राइट, इसके बगल से ही लगा हुआ आपका अलास्का है, और अलास्का और रशिया को जो डिवाइड करता है ना, दैट इज बैरिंग स्ट्रेट, राइट, वो बैरिंग स्ट्रेट है। तो बैरिंग स्ट्रेट आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि बैरिंग स्ट्रेट कई बार एग्जामिनेशन पूछा था कि बैरिंग स्ट्रेट कहां लोकेटेड है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट डिवाइड्स रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन लाइनर, एंड द नेक्स्ट वन लाइनर इज अबाउट दिस वन। सो अगेन, अगर जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर कोई रहा, दैट इज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 5 नेशन की विजिट पे गए, है ना, और उस 5 नेशन की विजिट पर एक जो मेजर नेशन की विजिट पे गए वो थे ब्राजील। और ब्राजील ने, राइट, ब्राजील ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कन्फर किया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, एंड दैट इज ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, राइट। पूरा नाम क्या है? दैट इज ग्रैंड कॉलर ऑफ व्हाट? ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ऑफ द सदर्न क्रॉस, राइट। किसको? आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट। अच्छा, ये ब्राजील का क्या है? ये ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि एक्सक्लूसिवली दिया जाता है किसके लिए? फॉरेन डिग्निटरीज को ही दिया जाता है। ये एक्सक्लूसिवली फॉरेन डिग्निटरीज को ही देने के लिए हाईएस्ट आपका अवार्ड बनाया गया। किसके लिए? अगर कोई एक्सेप्शनल सर्विस करता है, ब्राजील के लिए। कन्फर्ड किसने किया? किसने दिया? प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ने, लूला डी सिल्वा, राइट, जो कि सर्व करते हैं एक्स ऑफिशियो ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर। तो ही सर्व्स आल्सो द व्हाट? एक्स ऑफिशियो ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर, मतलब ही इज द वन हु विल कन्फर द दिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि ब्राजील का है। अच्छा, ये जो ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है, ये मेजरली कहां फाउंड हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1 दिसंबर 1822 बाय द एम्परर पेड्रो वन। तो एक एम्परर हुआ करते थे पेड्रो वन, उन्होंने बेसिकली इस अवार्ड को बनाया गया था ब्राजील के इंडिपेंडेंस एंड कोरोनेशन के लिए। वापस से इसको फिर रीस्टैब्लिश किया गया 1932 में जब ब्राजील इंडिपेंडेंट हुआ बाय द प्रेसिडेंट गोतलियो वर्गास। तो गोतलियो वर्गास वाज अगेन प्रेसिडेंट जिन्होंने वापस से इस आपके ऑनर को फिर से रिज्यूम किया था, राइट, एज अ रिपब्लिकन ऑर्डर टू ऑनर द फॉरेन हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द ग्लोबल लीडर। तो ये अवार्ड सिर्फ फॉरेन डिग्नेटरीज को मिलता है, सिर्फ फॉरेन डिग्नेटरीज को, एंड नो वन एल्स, ओनली टू द फॉरेन डिग्नेटरीज। तो ये याद रखना इसकी हिस्ट्री को। नाउ नेक्स्ट वन लाइनर, इट्स फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री दैट इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया? स्विट्जरलैंड ने बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव किया कोटम बेबी। अब कोटम बेबी क्या है? कोटम बेबी इज अ फर्स्ट एवर मलेरिया ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स डेवलप्ड बाय नोवार्टिस। तो नोवार्टिस एक अगेन इट्स अ वर्ल्ड रिनोन्ड फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, राइट। उसने अभी ना मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज के मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन डेवलप करी है एंड उस वैक्सीन का नाम है कोटम बेबी, राइट। तो कोटम बेबी को अप्रूव करने वाला पहला देश जो बना दैट इज स्विट्जरलैंड, दैट इज स्विट्जरलैंड, राइट, दैट इज स्विट्जरलैंड। अब इसी चीज को देखते हुए, स्विट्जरलैंड को फॉलो करते हुए आपके बाकी अदर 8 अफ्रीकन नेशंस भी इसको अप्रूवल देते हुए चलेंगे, बिकॉज अफ्रीका इज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है आपके मलेरिया से, स्पेसिफिकली फॉर द न्यूबॉर्न्स, है ना। अभी क्या है कि मलेरिया न्यूबॉर्न्स को हो जाए तो वो डेडली हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर हम जैसे यूथ को होने लगे तो अगेन वी कैन बेसिकली फेस, हमारी तबीयत खराब होगी, अगेन हमारे बॉडी बहुत कमजोर हो जाएगी, बट अगेन द पॉइंट इज वी कैन रिकवर, हम रिकवर कर सकते हैं। बट पॉइंट ये कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, है ना, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको मलेरिया हो जाए, राइट। अब मलेरिया जो है वो मॉस्किटोज के थ्रू होता है, इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब वही है जो मॉस्किटो के थ्रू हो रहा हो। डेंगू इज आल्सो वेक्टर बॉर्न डिसीज, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ना। और इसीलिए नोवार्टिस एक फार्मा कंपनी है जिसने कोलैबोरेट किया था मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर। तो नोवार्टिस ने कोलैबोरेट किया, राइट, मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर के साथ, और तब जाकर उसने ये वैक्सीन बनाई दैट इज कोटम बेबी, जिसको स्विट्जरलैंड ने अप्रूव किया। उसको देखते हुए, क्योंकि स्विट्जरलैंड समथिंग इज अ डेवलप्ड नेशन, उसको देखते हुए बाकी अदर अफ्रीकन कंट्रीज भी अप्रूव करते हुए चलेंगी इस वैक्सीन को, जिससे अफ्रीकन नेशंस में जो न्यू बॉर्न्स की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द मलेरिया वो ना हो। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हुए चलेंगे बिगर टॉपिक्स के ऊपर। फाइनली अब बिगर टॉपिक्स का सीजन आ चुका है ना। सो वी हैव डन नाउ वी हैव डन टिल व्हाट पार्ट? अभी तक हमने वन लाइनर्स देख लिए, वन लाइनर्स के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एंड से कवर करने हैं, राइट। नाउ वी विल जंप ऑन टू व्हाट? वी विल जंप ऑन टू दी टॉपिक्स जो कि बिगर टॉपिक्स होंगे, और बिगर टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला बिगर टॉपिक जो होने वाला है, इट इज अबाउट अ स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल लॉन्च करी, एंड अगेन वो अपने आप में बहुत ही यूनिक स्कीम है, लोगों की नजर उस पर नहीं जा रही है, बट अगेन इट्स अ स्कीम जो कि फर्स्ट टाइम ऐसी स्कीम्स हमें देखने को मिली है, और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है स्कीम को लेकर, एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, राइट, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। और इस स्कीम का जो बेसिकली आउटले होने वाला है, मतलब टोटल बजट जो होने वाला है, दैट इज समवॉट अराउंड 99,446 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इसका आउट। चलिए ठीक है, चलो नाउ नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो आपकी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसका क्या एम है? तो एम की हम बात करें तो एम इसका ये है कि हमें आपका इंसेंटिव देना है।
आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं भाई। आई नो, आई डोंट नो कि क्यों ये बेसिकली टेक्निकल इशू हमें फेस ऑफ करना पड़ रहा है, राइट? बट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक स्क्रीन अगर आ रही है ना, तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर वापस से रिकवर हो जाती है, मतलब वापस से आ जाती है। तो वो जैसे हमारी आईलेट होती है, कभी कभी ब्लिंक करती है ना, तो वैसे ही ये कैमरा भी ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट व्हाई दिस इज हैपनिंग। आई थिंक इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है, दैट इज जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन उसके लिए स्टेबलाइजर लगा हुआ है ऑलरेडी, बट आई डोंट नो कि क्यों ऐसी चीज हो रही है, शायद कैमरा उससे कनेक्टेड ना हो, विल लिव इट टू इट, राइट? तो जब फ्लक्चुएट करती है ना इलेक्ट्रिसिटी, तब जाकर ये जब प्रॉपर पावर नहीं मिलता है ना, एक तरीके का पावर नहीं मिलता, तब शायद ये कैमरा ऐसा वर्क करता होगा, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखना पड़ेगा इसको क्या है, बट आज कर रहे इतना वैसे करता नहीं है नॉर्मली, और अगर कर भी रहा होगा तो कुछ सेकंड्स के अंदर वापस आ रहा होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी कि ब्लैक स्क्रीन हो रही है तो सेशन कैंसिल होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलो, बाकी यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। नाउ, अब एम क्या है, पहले तो समझिए कि ये स्कीम है क्या। इस स्कीम के चलते हमें ये चीज समझ में आ रही है कि रोजगार को लेकर है, ये एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन कैसी है एम्प्लॉयमेंट? इंसेंटिव स्कीम है। तो क्या सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार दे रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये बताया गया कि कोई भी अगर कंपनी, कोई भी अगर एम्प्लॉयर, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अगर एंटिटी किसी को एम्प्लॉयमेंट देती है ना, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देती है, तो अगेन उस एम्प्लॉय जिसको जॉब लगी उसको भी सरकार कुछ इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव का मतलब जैसे सब्सिडी इज एन इंसेंटिव, राइट? इंसेंटिव मिलता है, पर्क्स, पर्क्स दिए जाएंगे, आप ऐसा समझिए, पर्क्स मिलेंगे। एंड इवन जिसने जॉब दी एम्प्लॉयर, उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना? तो सरकार यहां पर किसी को रोजगार नहीं देने वाली है, लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए, राइट, इंसेंटिव देगी लोगों को, कि अगर कोई इंसान जॉब देगा किसी को, है ना, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को जॉब देता है, तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी, राइट? अब इसका एम यही है कि हमें इंटेंसिफाइज करना है, राइट, द क्रिएशन ऑफ मोर देन 305 करोड़ जॉब्स इन 2 years, राइट? उनका सिंपल सा एम है इस स्कीम का कि हमें 3.5 करोड़ जॉब्स को इंसेंटिवाइज करना है 2 सालों के अंदर, ठीक है? दूसरा, हमें बेनिफिट ऑफ द स्कीम वुड बी व्हाट? एप्लीकेबल टू द जॉब क्रिएटेड बिटवीन 1 August 2025 टू 31 July 2027। तो 1 August मतलब आज से ही ये स्कीम जो है एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जॉब्स क्रिएट होंगी 1 August 2025 से लेकर 31 July 2027 तक, 2 साल में जो जॉब्स क्रिएट होंगी, उन्हीं जॉब्स को, राइट, ये स्कीम कवर अप करेगा। आगे बताया गया कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विल गेट 1 month वेज अप टू 15,000, अप टू रुपीज 15,000। मतलब अगर कोई इंसान पहली बार उसकी जॉब लगी है, तो गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर उसको अगेन मैक्सिमम 15,000 रुपए उसको वापस करेगी। मतलब फर्स्ट सैलरी गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी, मैक्सिमम 15,000 तक की, राइट, 15,000 तक की। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विल गेट वन टाइम वेज अप टू 15,000 रुपीज, अप टू 15,000 रुपीज, ये चीज यहां पर बताया गया। लेट्स सी, देखो, तो वही लिखा है, द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि आज से एप्लीकेबल होने वाली है, जिसका एम है टू क्रिएट ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स। कहीं ना कहीं 3.5 करोड़ जॉब्स को इंटेंसिफाइज करेगा, राइट, जॉब्स क्रिएशन में मदद करेगा एंड बूस्ट करेगा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को अक्रॉस बहुत सारे सेक्टर्स, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए ये स्कीम आई है, मेजरली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिकली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, बाकी अदर सेक्टर्स में हमारे देश में हाँ, हमारे देश में ऑडिबल विजिबल, ठीक है? सो हमारे देश में, नहीं उस टाइम मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जिस टाइम ब्लैक स्क्रीन होती है उस टाइम आई डोंट बेसिकली यूज टू टीच। बाकी हाँ, यहाँ पर आता है, तो वही चीज कि अगेन ये स्कीम इंटेंसिफाइज करेगा 3.5 करोड़ जॉब्स को, बूस्ट करेगा अगेन आपके डिफरेंट सेक्टर्स को, लेकिन स्पेशली फोकस करना है किस पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। देखिए, हमारे देश में अगर आप इकोनॉमी को देखोगे, तो इकोनॉमी में सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर,
राइट। लेकिन सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ना हम लॉन्ग विजन नहीं देख सकते। मतलब अब किसी की जॉब लगी, मान के चलो कोई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, कल माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया में वर्क नहीं कर रही हो, फिर तो कितने लोग ले ऑफ हो जाएंगे, सर्विस सेक्टर डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर हमें अगेन वी हैव द पोटेंशियल, लेकिन हम उस पोटेंशियल को टच नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हमारे देश जो एक समय पे अगेन ब्रिटिश एरा के टाइम पर और प्री ब्रिटिश एरा के टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता था, राइट, वो मैन्युफैक्चरिंग हब हमें फिर से बनना है। तो इसीलिए ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इंटेंसिवाइज करेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये बोला गया एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, लॉन्च हुआ था प्रमोट करने के लिए लार्ज स्केल फॉर्मल जॉब क्रिएशन अक्रॉस ऑल सेक्टर, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, राइट, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये किस तरीके की स्कीम है? इट इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आपको। डायरेक्ट बेनिफिट ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयर को पैसा देंगे, एम्प्लॉयर फिर आपको पैसा देगा, नहीं, इट्स अ डायरेक्ट आपका इंसेंटिव स्कीम जिससे एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाए। ये लॉन्च हुआ था यूनियन बजट 2024-2025 में अंडर यूथ स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अंदर, राइट। इसका आउटले 99,446 करोड़ रुपीस का इसका आउटले है फॉर द 2 इयर्स। और टाइमलाइन क्या है? तो टाइमलाइन वही है कि जो जॉब्स क्रिएट होंगी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। उन जॉब्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। नेहा, मैं देख रहा हूं बेटा, है ना, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। आई एम सीइंग द चैट बॉक्स। अभी कुछ समय के लिए हुआ था, वापस मैंने उसको रिपीट किया कि स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है। नाउ परफेक्ट, नाउ परफेक्ट। एक बार उसको ना फिर से एक बार रिफ्रेश करो, एक बार फिर से उसको रिज्वाइन कर लो, ऑटोमेटिकली वापस आ जाओगे। ठीक है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अभी ठीक है? ठीक है, पीडीएफ मिलेगी, हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है सर, स्कीम से क्वेश्चन आने के कितने चांसेस हैं? मतलब हो सकता है क्योंकि इस बार गवर्नमेंट जो है वेरी मच सीरियस, राइट, अबाउट दी स्कीम्स को लेकर, और कुछ ऐसी यूनिक स्कीम्स लेके आई है इस वजह से, है ना। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अब क्या फीचर्स हैं? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है, तो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट कौन जिसको मिलता है वो कौन होता है? एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो कौन होता है? एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है उनको क्या इंसेंटिव मिलने वाला है। क्या इंसेंटिव मिलेगा भाई, क्या चीजें मिलेंगी? सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर मान के चलो किसी की जॉब लगी, राइट, जैसे मान के चलिए मनु मिश्रा की फर्स्ट टाइम जॉब लगती है, तो मनु मिश्रा को 15,000 रुपीज जो है गवर्नमेंट पैसा देगी। गवर्नमेंट पैसा देगी इस स्कीम के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट में, इन 2 इंस्टॉलमेंट में। तो 15,000 रुपए मुझे मिलेंगे इस स्कीम के अंदर अगर मुझे जॉब मिलती है 1 अगस्त 2025 से लेकर आपके 31 जून 2027 तक, राइट। तो इस स्कीम के अंदर मुझे 15,000 रुपए दिए जाएंगे, मेरे पहले महीने की वेज दी जाएगी 2 इंस्टॉलमेंट में। अब एलिजिबिलिटी क्या है भाई? तो एलिजिबिलिटी ये है कि फर्स्ट टाइम सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए। फर्स्ट टाइम सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब कि आप पहली बार नौकरी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी तीसरी बार नौकरी करते हुए आ रहे हो तो मिलेगा, नहीं। आप पहली बार अगर नौकरी करने जाओगे, फर्स्ट टाइम यू आर बिकमिंग एन एम्प्लॉय, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अप टू 1 लाख सैलरी, तो जिसकी सैलरी 1 लाख तक की है वो एलिजिबल है। क्लियर? और रजिस्टर्ड होना चाहिए ईपीएफओ में। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट
फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। आपकी सैलरी अगर 1 लाख तक की है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। और तीसरा कंडीशन, पहला फर्स्ट टाइम आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। तो अगेन पहली इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आपकी जॉब लगी आपका हाल क्या मिल जाएगा, नहीं। पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे जॉब के। राइट, मेरी जॉब लगी 1 जैन को, तो मेरे को पहला इंस्टॉलमेंट जो मिलेगा 7,500 का, वो मिलेगा कब? जून के एंड में, कि जून 6 महीने कंप्लीट हुए, तो 6 महीने लगातार मैंने काम किया, उसके बाद मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी वो मिलेगी कब? जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 साल मेरी सर्विस को कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो 15,000 रुपए जो है वो मोटा मोटा मुझे 1 साल के अंदर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के अंदर या जॉब लगते साथ मिल जाए, नहीं, 1 साल के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है। सेविंग लिंक्स क्या है? तो बताया गया, अ पोर्शन ऑफ आपका a portion of incentive to be held in a deposit account to promote saving habit। अब ये जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ना, ये इंसेंटिव बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा सेविंग अकाउंट में? इसलिए डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा? जिससे आपकी सेविंग हैबिट बने। राइट, अभी अगर आप देखोगे बैंगलोर में, आई हैव सिंपली ऑब्जर्व्ड, राइट, मैंने कई बार देखा है, मैंने बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में। सो व्हाट द पीपल डू इज, राइट, व्हाट द यूथ डू इज कि दे हैव अ सैलरी ऑफ 50 to 60,000 या 70,000 या 1 लाख रुपए की उनकी सैलरी है ना। अब 1 लाख रुपए की सैलरी है तो वो करते क्या है कि वो 1 लाख रुपए जैसे ही आता है ना, तो उनकी ईएमआई कट जाती है। ईएमआई कट गई, क्रेडिट कार्ड का बिल कट गया, पूरा का पूरा खत्म, है ना। और वापस से फिर वो इस महीने का खर्चा उठाने के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं। तो अगेन इफ यू लुक इनटू दी पीपल इन बैंगलोर और इन दिल्ली और इन मुंबई, स्पेसिफिकली इन बैंगलोर एंड मुंबई, सो व्हाट बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ द यूथ्स जो मिड लेवल पे जो जॉब कर रहे होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड पे जी रहे होते हैं, है ना। उनकी जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे निकल रही होती है। क्यों क्रेडिट कार्ड पे निकल रही होती है? क्यों? क्योंकि जो उनको सैलरी मिलती है वो पास्ट मंथ के क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने में निकल जाती है। राइट, तो ये चीज है। तो वही यहां पर बताया गया कि सेविंग हैबिट यूथ में बढ़े, राइट, इसलिए इंसेंटिव उनके डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज कितने? 1.92 करोड़ वर्कर्स, राइट, 1.92 करोड़ वर्कर्स को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। वही अगर हम बात करें पार्ट बी, एम्प्लॉयर्स के लिए, तो जॉब देने वाला भी को भी इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। जॉब देने वाले को भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो बताया गया कि देखा जाए तो अगेन किन किन सेक्टर्स में ये स्कीम एप्लीकेबल होगी? सारे सेक्टर्स में, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड सपोर्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा और हम मदद करेंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को। क्या इंसेंटिव मिलेगा? तो 1,000 से 3,000 मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 years। मतलब कि गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी कि अगर आप, है ना, एम्प्लॉय रखते हो, कोई भी एक नया एम्प्लॉय रखते हो 2 साल के लिए है, राइट, तो आपको 1,000 से 3,000 रुपए के उसके जो वेजेस है वो गवर्नमेंट बेसिकली आपका बेयर करेगी। जैसे मान के चलो कि मनु मिश्रा को किसी एक कंपनी ने रखा, है ना, तो वो कंपनी मेरे को देती है कितना? मेरे को दे रही है 20,000 रुपए महीना, 20,000 रुपीज महीना मुझे देते हुए चल रही है। अब पॉइंट इस बात का है कि उस 20,000 कौन देगा मुझे? कंपनी पैसा देगी। 20,000 में काम किस लिए कर रहा हूं? कंपनी काम कर रहा हूं। बट अगेन उस स्कीम के चलते, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम के चलते, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो मेरी कंपनी को मदद करेगी और ये बोलेगी कि मनु मिश्रा को आपने जॉब पे रखा, इसलिए हर महीने 1,000 से 3,000 रुपए जो है वो हम आपको पे करेंगे, जिससे आपको सैलरी का बर्डन ना पड़े। राइट, तो अगेन कंपनी मेरे को 20,000 दे रही है, लेकिन कंपनी पे कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपका? 17 से 19,000 के बीच में, 17 से 19,000 के बीच में, क्योंकि 1,000 से 3,000 गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयर को वापस कर रही है। राइट, बेनिफिट तो उन्होंने खुद बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये इंसेंटिव 4 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो 2 साल के लिए यहां पर आप अदर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई जॉब देता है तो 4 साल के लिए आपको हर महीने एम्प्लॉयर को 1,000 से 3,000 रुपए तक का उसको क्या मिलेगा? उसको इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए और हायरिंग 2+ एम्प्लॉयज इफ लेस देन 50 है, इफ मोर देन 50 है, और 5+ इफ लेस देन 50 है। तो मतलब ईपीएफओ में आपका रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए। और दूसरा, कम से कम आपने 2 एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो मिनिमम, इस स्कीम के अंदर 2 मिनिमम हायर कर रहे हो। अगर आपके कंपनी में ऑलरेडी 50 एम्प्लॉइज है, 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, मान के चलो मेरी कंपनी में अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है
तो मेरी कंपनी इस स्कीम के अंदर तभी आ पाएगी जब मैं आपका 2 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर करूँगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी में 50 से कम लोग हैं, 50 से कम है या 50 है, 50 से कम है, देन मुझे 5 से ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? और बताया गया कि न्यू हायर्स मस्ट रिमेन एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 6 मंथ। तो आप जिन लोगों को हायर कर रहे हो ना, और मिनिमम 6 महीने के लिए उनको हायर करके रखोगे। ऐसा नहीं कि 1 महीने हायर किया, निकाल दिया। नहीं, मिनिमम 6 महीने उनकी जॉब होनी चाहिए, तब जाके वो 2+ एम्प्लॉयी या 5+ एम्प्लॉइज में काउंट होंगे। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर 2025 इज इंपॉर्टेंट और नॉट? यस, इट इज इंपॉर्टेंट बेटा, क्यों नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्पैम नहीं करना है बस, राइट? स्पैम नहीं करना है बस। तो टू अगेन टू अबाउट टू अंडरस्टैंड अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस, वो हमें समझना जरूरी है, उसके रिपोर्ट के बारे में भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट वन ये रहा। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम समझेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम की? तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये जॉब क्रिएशन में मदद करेगा। मान के चलो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, है ना, मेरी एक फर्म है, मेरी फर्म में मुझे लोगों की जरूरत है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रख पा रहा था? क्योंकि अगेन वही बात आ रही थी कि यार कि मैं रख लूंगा, मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा। बट नाउ देयर इज अ स्कीम, अब गवर्नमेंट मेरे को कहीं ना कहीं मदद करेगी, तो मैं कहीं मेरी मेरी हिम्मत बनेगी जिससे मैं लोगों को जॉब पे रख सकता हूं। तो जॉब क्रिएशन कैटलिस्ट है, कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है कि 3.5 करोड़ जॉब बेसिकली आपका हम क्रिएट करेंगे, है ना। दूसरा, वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन होगा। अब इससे होगा क्या? देखो, इसमें बताया गया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना है। तो भाई, तो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी जो बढ़ता हुआ चला जाएगा ईपीएफओ के अंदर। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट और मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दिया गया है ना, इसीलिए अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्रोथ करेगा, जो हमारी जरूरत भी है आज के समय में। और सेविंग्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि अगेन जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं उनको 15,000 रुपए का जो पैसा मिल रहा है, राइट, वो 2 फेजेस में मिलेगा। और लेकिन डिपॉजिट कहां होगा? आपके डिपॉजिट बैंक अकाउंट, राइट। और सेविंग हैबिट बढ़ाने के लिए, तो सेविंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी यूथ्स के बीच में। चलो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है, दैट इज अबाउट निपा वायरस, है ना। अब देखो, अगर आपने इसी चीज को समझ लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा निपा वायरस कैसे होता है। देखिए, ये है फ्रूट बैट। अब ये फ्रूट बैट होता क्या है? चमगादड़ जानते हो, उसको बैट बोलते हैं। और अब अब बैट जो होती है ना, बैट इज अ बर्ड जो कि मैमल होता है, वैसे इट्स नॉट अ बर्ड, राइट। तो बैट जो है ना, वो बैट इज बेसिकली आपका 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 फ्रूट भी कंज्यूम करता है, कार्निवोरस भी होता है, राइट, मतलब मीट भी कंज्यूम करता है। तो कुछ बैट होते हैं जो कि सिर्फ रिलाय करते हैं किस पर? आपके बैट पर। किस पर रिलाय करते हैं? किस पर रिलाय करते हैं? सिर्फ आपके फ्रूट्स पर। तो जो बैट्स आपके सिर्फ कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स को, उनका सोर्स ऑफ फूड आपका सिर्फ फ्रूट्स है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रूट बैट्स, राइट, फ्रूट बैट। अब फ्रूट बैट उसने कंज्यूम किया, तो बेसिकली दे आर दी वन जो कि कहीं ना कहीं ऑरिजिनेटर होते हैं निपा वायरस के। अब ये क्या करते हैं? ये किसी फ्रूट को इन्होंने खाया, तो फ्रूट को खाएगा तो उनका सलाइवा उस फ्रूट पे लगेगा, या फिर ये यूरिन भी कर देते हैं, है ना, पेशाब कर देते हैं। तो यूरिन भी इन्होंने कर दिया प्लांट पर या किसी चीज पर। अब मान के चलो वो प्लांट कौन सा है? डेट पाम है, राइट, खजूर का पेड़ है। अब उस खजूर के पेड़ में फ्रूट बैट था जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव था निपा वायरस का। उसने भाई यूरिन किया या सलाइवा उसके डेट पे लगाया। अगेन वो कंज्यूम किसने किया? वो कंज्यूम किया ह्यूमंस ने। और ह्यूमन क्या हो गया? अगेन ह्यूमन को निपा वायरस हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं बैट के थ्रू भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे यहां पर बताया गया सलाइवा और यूरिन के थ्रू, अब दूसरा ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू भी होता है, तो इसका ब्लड अगेन फूड कंटेनमेंट हो गया, फूड कंटेनमेंट के थ्रू अगेन किसी और एनिमल ने खाया, किसी और एनिमल ने खाया, मानकर चलो पोक ने खाया, गोट ने खाया, और फिर गोट को किसने खाया? ह्यूमंस ने खाया। हो गया ना, तो भी हो गया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो निपाह वायरस है ना, ये निपाह वायरस क्या है? ये जूनोटिक है। ये जूनोटिक का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए, क्या किसी भी केस में, है ना, अभी हमने यूरिन, सलाइवा, ब्लड देखा,
इसमें तीनों का तीनों जो था वो एनिमल्स का ही था, यहां पर भी एनिमल का ही था। कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो निपा वायरस होता है वो जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस एक ऐसा वायरस है जहां पर जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। तो जब वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने लगे, है ना, जब वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं निपा वायरस, उसको हम बोलते हैं जूनोटिक वायरस। तो निपा वायरस इज अ टाइप ऑफ जूनोटिक वायरस। ये दिमाग में रखना, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब हम बात करें तो अभी निपा वायरस इन दी मंथ ऑफ जुलाई केरला में बहुत ज्यादा फैलता हुआ नजर आया। तो केरला हैज लॉन्च व्हाट सीरोलॉजिकल सर्वे, उसने सीरोलॉजिकल सर्वे लॉन्च किया टू इन्वेस्टिगेट द रिकरिंग आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस। तो पॉइंट ये कि हर साल केरला अफेक्टेड होता है किससे? निपा वायरस से। हर साल रीकर हो जाता है, हर साल रीकर हो जाता है, तो वही समझना है। और इसीलिए केरला ने बोला कि अब हम सीरोलॉजिकल सर्वे करेंगे, उससे हम समझेंगे क्या रीजन है भाई कि बार बार हर साल मानसून के सीजन में निपा वायरस जो है एक्टिव होता हुआ नजर आता है, राइट, स्पेशली इन दी हाई रिस्क जोन्स ऑफ नॉर्दर्न केरला where the virus has reappeared for the 8 times in the 8 years। तो लगातार 8 सालों में आपका निपा वायरस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला में एक्टिव होता हुआ नजर आया। निपा वायरस क्या है? जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जो कि स्प्रेड होता है एनिमल से, मेनली बैट्स, टू दी ह्यूमन। जैसे कोरोना वायरस, पता नहीं लगता है कोरोना वायरस कैसा वायरस था, बट लोग बोलते थे कि कोरोना वायरस जो है बैट से आया है, इसीलिए वो भी जूनोटिक है। तो जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा, उसको हम जूनोटिक बोलते हैं। अब ये इलनेस करता है, राइट, कॉजेस इलनेस, जिससे आपको माइल्ड रेस्पिरेटरी इशू आता है और फेटल आपको एनसेफ्लाइटिस, राइट, एनसेफ्लाइटिस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, या माइल्ड रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अब फर्टिलिटी रेट कितना है इसमें? फर्टिलिटी रेट है 40 to 75%, 40 से 75%, मतलब 40 to 75% चांस होते हैं कि इंसान की डेथ हो सकती है अगर वो अफेक्ट हुआ निपा वायरस से। अगेन वेरी करता है बाय रीजन एंड बाय हेल्थ केयर रिस्पॉन्स, के हेल्थ केयर रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, बट फर्टिलिटी रेट भी अच्छी खासी है, 40 to 75% एक अच्छे चांसेस माने जाते हैं डेथ के लिए, मतलब ज्यादा चांसेस हैं ये डेथ के, ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया। चलो अब बता रहे बेटा सीरोलॉजिकल, अभी अपन डिस्कस करें सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पास्ट में कभी सर्वे हुआ, पास्ट में कभी आउटब्रेक कौन कौन से हुए? देखो पहली बार जब डिटेक्ट किया गया था, पहली बार जब निपा वायरस दुनिया के सामने आया, वो आया मलेशिया में। मलेशिया में एक गांव था, एक विलेज था मलेशिया में, उस विलेज का नाम था निपा, उस विलेज का नाम ही था निपा। और उसी विलेज में इन द ईयर ऑफ 1999 पहली बार डिटेक्ट किया गया। तो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ मलेशिया विलेज निपा, मलेशिया के अंदर पिग फार्मर्स, राइट, अमंग द पिग फार्मर्स, जो पिग फार्मर्स थे। फिर हमारे नेबरिंग नेशन बांग्लादेश में आया, राइट, बांग्लादेश में आउटब्रेक हुआ 2001 में। तो ऑरिजिनेट कंट्री कौन सी है? मलेशिया। फिर बांग्लादेश में 2001 में आया, उसके बाद इंडिया में हमें आउटब्रेक देखने को मिला, लेकिन अगेन केरला में नहीं, वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में। भाई केरला में तो आया, आप समझिए केरला कहां है और आपका वेस्ट बंगाल कहां पर है। आप मलेशिया बांग्लादेश देखोगे, इट्स ऑन दी व्हाट, इट्स ऑन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, बल्कि नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, लेकिन केरला इज इन दी एक्सट्रीम साउथ, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो केरला जहां पर 8 एपिसोड्स देखने को मिले निपा वायरस के, कब से हो रहा है? 2018 से, 2018 से लगातार 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 8 सालों से लगातार निपा वायरस जो है वो केरला के अंदर बहुत एक्टिव है और बहुत लोगों की डेथ होती है हर साल बिकॉज ऑफ निपा वायरस। अब नेचुरल होस्ट कौन है? वेक्टर, मतलब नेचुरल होस्ट कौन है, किस एनिमल से होता है? तो मेजरली बोला जाता है कि फ्रूट बैट्स। तो जो फ्रूट बैट्स है ऑफ दी पेट्रोपोडिक फैमिली, तो अगेन जो फ्रूट बैट्स बिलोंग टू विच फैमिली? बिलोंग टू दी पेट्रोपोडिए फैमिली, जिनको जेनेसिस पेट्रोसिस बोला भी जाता है उस फैमिली को, राइट, बायोलॉजिकल नेम है, आर द नेचुरल सर्वाइवर्स, राइट। तो फ्रूट बैट्स इज बेसिकली इनबिल्ट ऑफ आपका निपा वायरस। तो नेचुरल सर्वाइवर्स होते हैं आपके कौन? फ्रूट बैट्स। Infected bats can transmit the virus through saliva, urine and feces, right? तो यूरिन, सलाइवा और फेसेस के थ्रू आपका इन्फेक्टेड बैट जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रूट्स पे या फिर नियर बाय
सरफेस पर। अब ट्रांसमिशन पाथवेज क्या होता है, तो कैसे ट्रांसमिट होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस में, तो देखो या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ इन्फेक्टेड पिग्स या बैट्स के, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ, या फिर कंटेनमेंट फूड हो या फ्रूट जूस हो, जैसे रॉ डेट पाम आपका सैप हो गया, राइट। तो ये चीज है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होता है, ऑब्वियसली बात, अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, तो अगेन उस बॉडी उसके ब्लॉडली फ्लूइड से, राइट, उसके बॉडी के फ्लूइड से भी आपको निपा वायरस हो सकता है। देन कॉमन है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, स्पेशली अमंग केयर गिवर्स एंड हॉस्पिटल वर्कर्स। तो निपा वायरस के पेशेंट्स आते हैं और उन पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर्स और केयर गिवर्स को भी आपका क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाते हैं, किससे, निपा वायरस से। किससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, निपा वायरस से। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। चलो, अब उसके लिए क्या कर रहा है केरला, अब ये समझना हमारे लिए जरूरी है ना। तो सबसे पहले देखो डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, मतलब कैसे डिटरमाइन करते हो कि इसको निपा वायरस हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले आरटीपीसीआर होता है। कोविड के समय आपने सुना था ना आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब होता है कि आप आरएनए के थ्रू, राइट, डिटेक्ट करते हो वायरस को, आरएनए के थ्रू डिटेक्ट करते हो। फिर आता है एल्सा, राइट, एलिसा, जो कि आपके निपा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। फिर वायरस आइसोलेशन एंड पीसीआर आपका ऐसे, जो एडवांस लैब्स में यूज किया जाता है। 3 वेज बाय विच यू कैन डायग्नोस व्हाट, निपा। पहला आरटीपीसीआर, दूसरा एलिसा, तीसरा वायरस आइसोलेशन। अब केरला का जो न्यू सीरोलॉजिकल सर्वे है वो क्या है, केरला क्या करेगा, केरला सूडो वायरस न्यूट्रलाइजेशन असे यूज करेगा, जिससे एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाएगा, राइट। तो इस सर्वे के थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे, हम एक सूडो मतलब एक फेक वायरस बेसिकली फैलाएंगे, फेक वायरस होगा, राइट। उससे कहीं ना कहीं बॉडी में, आपके बॉडी में फंक्शनैलिटी होगी, लोगों को पता लगेगा कि भाई बॉडी में फेक वायरस क्या है, तो वो फेक वायरस पे निपा वायरस अटैक करेगा और उससे डिटरमाइन होगा कि भाई ये इंसान जो है वो निपा वायरस से अफेक्टेड है कि नहीं है, राइट। अब इसमें हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, ह्यूमन प्लस डोमेस्टिक एनिमल्स को नियर निपा हॉटस्पॉट के पास, राइट, उनको बेसिकली टारगेट किया जाएगा इस सूडो वायरस न्यूट्रलाइजेशन से। एम होगा टू अंडरस्टैंड स्पिल ओवर डायनामिक्स एंड वायरस एंड चेंज, कि कैसे ट्रांसमिट होता है, राइट, कैसे स्पिल ओवर होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा सीरोलॉजिकल सर्वे से, जिससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि सोर्स क्या है, क्या रीजन है कि 8 सालों से लगातार केरला के अंदर ही निपा वायरस है, नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु में नहीं है ना, नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु में नहीं है। ये चीज बेसिकली हम देखते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या डिस्कस हो रहा है भाई। So there is a saying in our village that whenever someone is sad or upset, अच्छा, चलो, So I don't like bat anymore. अरे तो वो मुझे तो किसको पसंद होता है बैट, किसको पसंद नहीं होता है भाई। और हमेशा कहता है बैट इज अ मैमल, इज अ फ्लाइंग मैमल, बर्ड नहीं है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब बर्ड नहीं, इट्स नॉट अ बर्ड, इट्स अ फ्लाइंग मैमल। क्लियर। चलो अंडे नहीं देता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द 16th ब्रिक्स समिट, अभी जो कंक्लूड हुआ 2025 ब्राजीलिया में, राइट, आपका सॉरी ब्राजील में ब्रिक्स समिट हुआ, उसको लेकर पढ़ते हुए चलेंगे। रियो डी जेनेरियो में हुआ, नॉट इन ब्राजीलिया, ब्राजील इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, बट आपका जो 16th ब्रिक्स समिट जो कंक्लूड हुआ या जो इवेंट अकर हुआ, दैट इज समिट, दैट इज इन रियो डी जेनेरियो, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, सॉरी नॉट 16, 17th ब्रिक्स समिट, जो कि ब्राजील में हुआ, ब्राजील की एक सिटी है दैट इज ब्राजीलिया, और ये ब्राजील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहां पर हुआ, ब्राजीलिया तो कैपिटल है। और 17 ब्रिक्स समिट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो आपके ब्रिक्स का फुल मेंबर बन गया। तो ब्रिक्स में अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 11, राइट, टोटल कितने मेंबर्स हो चुके हैं, 11 मेंबर्स हो चुके हैं। अब ये समिट ऑल्सो शो द अडॉप्शन ऑफ रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। तो इस समिट के एंड में एक डिक्लेरेशन को बेसिकली अडॉप्ट किया गया, दैट इज रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, जो कि फोकस करता है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इसके 2 फोकस एरिया है, पहला दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस और दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स क्या है,
देखिए, ब्रिक्स की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ब्रिक्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट एक साथ आई और उन्होंने ये बेसिकली फोरम बनाया। तो इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ किसका, किस गवर्नमेंट का, किस बेसिकली टाइप ऑफ गवर्नमेंट का, ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब समझ में आ रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक साथ आई, है ना। डेवलपिंग नेशंस बेसिकली एक साथ आए, है ना। इनिशियली कंप्राइजेस जब बना था तब कौन था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। अब ये जो टर्म है ब्रिक, ये ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये नेशंस आपस में ही एक साथ जुड़ गए, नहीं। बेसिकली हुआ क्या, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है जिसका नाम है क्या, दैट इज आपका ये एम से नाम है, भूल रहा हूं यार। इट्स अ वेरी नहीं, जेपी मॉर्गन नहीं, मॉर्गन स्टैनले, राइट। मॉर्गन स्टैनले के इकोनॉमिस्ट थे, राइट। दैट इज, इनका नाम था जिम ओ'नील, है ना। तो जिम ओ'नील जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2001 में, राइट, उन्होंने टर्म कॉइन किया था ब्रिक। उसमें साउथ अफ्रीका को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर दुनिया ग्रोथ करना चाहती है ना, तो जैसे G7 है, तो G7 एक ग्रुप बना हुआ है ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, ऑफ द डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नाउ द पॉइंट इज कि डेवलपिंग कंट्रीज का भी ग्रुप होना चाहिए और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप होना चाहिए जो आने वाला फ्यूचर है। और वो चार कंट्रीज का नाम क्या दिया उन्होंने, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, राइट। तो वहां पर उन्होंने पहली बार टर्म कॉइन किया था जिम ओ'नील ने, जिन्होंने फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का नाम दिया। बाद में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन कर गया 2010 में, राइट। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया ब्रिक को, तो क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। और अभी अगेन ब्रिक्स एक्सपेंड हो चुका है, ब्रिक्स अभी 11 मेंबर बॉडी बन चुकी है। तो समझिए, पहली समिट कब हुई, 2009 में, तो फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 2009। फर्स्ट समिट कहां पर, रशिया में। इवॉल्व हुआ था एक इनफॉर्मल डायलॉग से, है ना। एक पहले इनिशियली इनफॉर्मल डायलॉग था, फिर बाद में इसको एक 2009 में प्रॉपर तरीके से समिट लेवल का, आपका समिट लेवल का फोरम बना दिया गया। तो स्ट्रक्चर कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है। 2024 2025 में, मतलब लास्ट ईयर, इसको ब्रिक्स प्लस कर दिया या एक्सपेंडेड ब्रिक्स कर दिया, जिसमें अभी टोटल मेंबर कितने हो गए, 11 मेंबर हो चुके हैं टोटल। 11 मेंबर्स हो चुके हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, इंडोनेशिया। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका, मल्टीपोलैरिटी, राइट। यूनिपोलैरिटी और बाइपोलर वर्ल्ड को ना रहकर हमें मल्टीपोलर करना है कि हर देश अपने आप में पावरफुल हो, सक्षम हो। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की तरफ हमें नजर डालना है। ग्लोबल साउथ मतलब जो, अगर आप देखोगे, सो ग्लोबल साउथ जो है सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, सदर्न पार्ट ऑफ द लैंड, इट्स द लीस्ट डेवलप्ड, ये डेवलपिंग है। और अगेन डेवलप्ड कौन सा है, ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ पे हमें मेजरली फोकस करना है। देन हमें रिफॉर्म लाने हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक यूएनएससी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। इसमें हम रिफॉर्म को लेकर बात करते हैं कि इनमें रिफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि इनमें ग्लोबल नॉर्थ का ज्यादा सही है, जो कि कुछ ही परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। देन हमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और डेवलपमेंट कोलैबोरेशन को एनहेंस करना है एंड काउंटर बैलेंस करना है डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस लाइक G7। तो G7 को काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्रिक्स बना हुआ है। अब मेंबर ओरिजिनल पहले 5 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। न्यू मेंबर कौन है, 6th वन इज इजिप्ट, 7th वन इज इथियोपिया, 8th वन ईरान, 9th वन यूएई एंड देन इंडोनेशिया, जिसने अभी 2025 में ज्वाइन किया। अब अगर हम यहाँ पर लीडर्स की बात करें, लीडर्स ने एक्सप्रेस किया है फुल सपोर्ट फॉर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करेगा ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। तो अभी ये 17 था, तो 18th ब्रिक्स समिट कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया, राइट। तो इंडिया विल बी होस्टिंग द 18th ब्रिक्स समिट फॉर द ईयर ऑफ 2026। तो ये भी याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज कि भाई अभी जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ, इस 17th ब्रिक्स समिट का क्या आउटकम निकला, क्या निकला। तो व्हाट रियो डी जेनेरियो, राइट, व्हाट दिस रियो डी जेनेरियो आपका डिक्लेरेशन, उसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले 3 चीजों के बारे में बात करता है तो 4, मैं अभी लिखा है तो 4, बट है तो टोटल 5, राइट। मैं आपको बताऊंगा, अभी अपन 4 डिस्कस करेंगे, 5th आई टेल यू, 5th कुछ नहीं है, 5th अपन डिस्कस कर चुके हैं। 5th है इंडोनेशिया जो फुल मेंबर बना ब्रिक्स का, ठीक है। नाउ पहला इंपॉर्टेंट, अगेन रियो डी जेनेरियो में जो बात हुई वो ही ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की, कि पूरे के पूरे ब्रिक्स मेंबर ने बोला कि इट्स अ हाई टाइम कि अब यूएनएससी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सिर्फ कुछ ही नेशंस हैं, राइट, उनमें रिफॉर्म आना चाहिए, आईएमएफ में रिफॉर्म आना चाहिए और डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म आना चाहिए, जो कि 21st सेंचुरी की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करे,
यूएनएससी जैसा 1945 में बना था वैसा का वैसा ही है। नाउ इट्स हाई टाइम, अब बहुत बदलाव हो चुका है, राइट? 75 ईयर्स हो चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा 80 साल हो चुके हैं। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम क्या करें, रिफॉर्म लेके आए, राइट? और बोला emphasize the voice and participation of the global south, कि ग्लोबल साउथ का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स में। अभी अपन ग्लोबल साउथ को समझें, ग्लोबल साउथ को लेकर भी न्यूज है। देन पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई, उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंडेम किया, स्पेसिफिकली पहलगांव टेरर अटैक जो इंडिया में हुआ, राइट? और हमने डिमांड करा है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्शन का अगेंस्ट टेरर स्पॉन्सरशिप एंड जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उन्होंने खुद बोला कि भाई हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, राइट? टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्रीज, या फिर हम लोग जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म की तरफ। एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात हुई है, एडवोकेट किया फॉर व्हाट एआई गवर्नेंस, के रिस्पांसिबल एआई गवर्नेंस होना चाहिए, बिकॉज एआई इज समथिंग जिसका कोई बॉर्डर नहीं है, राइट? तो इसीलिए ब्राजील में बैठा हुआ इंसान इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है थ्रू एआई। इसीलिए ऑल कंट्रीज कम टुगेदर, कोलैबोरेट टुगेदर, जिससे एक रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस हो सके, राइट? जिससे रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में बैलेंस आ सके, राइट? हम चाहते हैं कि इनोवेशन हो, बट हम ये भी चाहते हैं कि रेगुलेशन भी हो, राइट? रेगुलेशन भी हो। क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट रुकना। इंडोनेशिया इज 11th नेशन बेटा, इंडोनेशिया 11th नेशन है, ठीक है? इंडोनेशिया इज द 11th नेशन, बताया तो इंडोनेशिया इज 11th नेशन। और कोई डाउट? मैं फिर से एक बार काउंट कर दूं, एक मिनट रुकना। चलो, चलो आगे ये क्या प्रपोज करता है? ब्रिक्स साइंस को और रिसर्च रेस्पिरेटरी फॉर द ग्लोबल साउथ एक्सेस के लिए। पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजी ग्लोबल नॉर्थ तक आपका रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज जो होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी को बेसिकली बनाती हैं और वही टेक्नोलॉजी को फिर वो बेचती हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको मिले, सबको बराबर का मौका मिले, तो अगेन डेवलपमेंट हर जगह होगा। तो दैट इज व्हाट ब्रिक्स वांट। तो उन्होंने बोला कि हमें ब्रिक्स साइंस और रिसर्च रेस्पिरेटरी अगर हम बनाएंगे, जिससे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आराम से टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है, राइट? टेक्नोलॉजिकल स्टडीज को एक्सेस कर सकती है। नाउ चौथा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स की बात करें, उन्होंने बोला है कि भाई एम्फसाइज किया सस्टेनेबल फंडिंग के ऊपर थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑन डिमांड ड्रिवन प्रिंसिपल पर, राइट? कि भाई सस्टेनेबल फंडिंग बिल्कुल दी जाएगी न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, लेकिन अगेन डिमांड ड्रिवन आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल्स होंगे। स्ट्रेस किया गया बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने बोला है कि भाई ब्रिक्स नेशन है, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए भी जरूरी है, और चाइना बहुत कंट्रोल करता है क्रिटिकल मिनरल्स को। इवन दो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इस बार के ब्रिक्स समिट में नहीं आए, राइट? इस बार के ब्रिक्स समिट में नहीं आए, वो एब्सेंट रहे, ठीक है? नहीं रहे। तो उसके बावजूद भी यहां पर बोला गया कि क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन में भी रेजिलेंट आना चाहिए, रेजिलेंस आना चाहिए, राइट? विदाउट एनी हिंड्रेंस, प्रॉपर तरीके से सबको क्रिटिकल मिनरल्स मिलने चाहिए। क्लियर? तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, एआई हो गया, और आपका दिस वन क्रिटिकल मिनरल्स नहीं आए। दीज आर दी टू बेसिकली आपके फ्यूचर, ये दो फ्यूचर चीजें हैं, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वील अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। अच्छा क्यों? देखो, अब ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जुलाई मंथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 5 नेशन की विजिट पे गए, राइट? घाना, नामीबिया, 2 अफ्रीकन कंट्रीज, ब्राजील, ठीक है? और ब्राजील के अलावा आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, एंड देयर इज अनदर कंट्री ही विजिटेड, राइट? तो एक और कंट्री अभी अपन देखेंगे कहां पर उन्होंने विजिट किया, राइट? और ये पांचों के पांचों कंट्रीज जो है वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। तो उन्होंने जुलाई मंथ में, और
प्राइम मिनिस्टर मोदी की देखा जाए ये सबसे लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप थी, सबसे लॉन्गेस्ट 9 डेज तक, 9 दिनों तक की ये फॉरेन ट्रिप थी, 9 दिनों की, राइट। और इस 9 दिन की फॉरेन ट्रिप में उन्होंने 5 कंट्रीज में विजिट किया, और ये पांचों की पांचों कंट्रीज कहां पर लोकेटेड है? ग्लोबल साउथ में। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ होता क्या है, तो जो पर्पल कलर कंट्रीज दिख रही हैं, राइट, इवन ऑस्ट्रेलिया, दे आर दी पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, जो कि डेवलप्ड रीजन है, पूरा का पूरा डेवलप्ड रीजन। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन यूएसए एंड आपका कनाडा, ये पूरा यूरोप, यहाँ पर पूरा आपका ये क्या बोलते हैं, रशिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज व्हाट ग्लोबल नॉर्थ इज। लेकिन वही हम बात करें ग्लोबल साउथ, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका पूरा, एशिया, मेजोरिटी ऑफ द एशिया, एशिया का मतलब वेस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, एंड इवन साउथ ईस्ट एशियन पार्ट भी है ना, साउथ ईस्ट पार्ट भी। तो वो चीज यहां पर बताया गया। और जो लाइन है डिवाइड करती है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड लाइन, BRANDT, ब्रांड लाइन, ब्रांड लाइन देखो, बस नाम याद रखना, ब्रांड, BRANDT, ब्रांड लाइन। चलो, तो हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले वाई इन द न्यूज, तो वाई इन द न्यूज में यहां पर बताया गया, दैट इज हमारे देश के प्रधानमंत्री, राइट, 5 नेशन के टूर पर थे, घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना वी हैव स्किप्ड, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो नामीबिया, और देखा जाए तो ये मार्क होता है क्या? एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच टू दी ग्लोबल साउथ, राइट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन डेवलपिंग कंट्रीज, के इंडिया जो है एक लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है, कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में, मेजरली इन ग्लोबल साउथ में। क्लियर? इन मेजरली इन दी ग्लोबल साउथ में। अब ये ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ का मतलब है एक ग्रुपिंग किसका? डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज का। तो डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज का क्या है? ग्रुपिंग है, जिसमें मेजरली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ओशियाना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को कंट्री को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी तो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बड़ा है, जिसको ओशियाना कॉन्टिनेंट बोलते हैं, है ना। जैसे पापुआ न्यू गिनिया हो गया, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, वनातू, ये सब ओशियाना उसमें आती हैं। तो ऐसे इन कॉन्टिनेंट से, इन रीजन से बेसिकली हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं। क्लियर? कंट्रीज देखने को मिलती हैं। क्लियर? नाउ अब ये शेयर करते हैं क्या? सिमिलर डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड सीक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स। सो व्हाट दे वांट कि हमारे देश में ज्यादा विकास होना चाहिए, हमारे देश में सॉल्व प्रॉब्लम डेवलपमेंट चैलेंज को लेकर है, और दूसरा हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कहां पर? डिसीजन, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे, राइट, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ओरिजिन क्या है ग्लोबल साउथ का, देखिए, क्योंकि हमें ग्लोबल साउथ के बारे में समझना जरूरी है, वहां पर क्या हुआ जाके ये आप खुद से कवर करोगे, या आप समझोगे घाना में क्या हुआ, घाना में कौन सा आपका उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगेन ऑनर मिला, वो आप देखोगे, राइट। द पॉइंट इज हमें ये समझना जरूरी है ग्लोबल साउथ के बारे में। तो ग्लोबल साउथ जो टर्म इमर्ज होता है वो 1960s में इमर्ज हुआ पहली बार, और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ग्लोबल साउथ टर्म जो नाम यूज किया था वो नाम थे कार्ल ऑग्लेस्बी, राइट, कार्ल ऑग्लेस्बी, जब वो वियतनाम वॉर में थे, ड्यूरिंग दी वियतनाम वॉर। अब उन्होंने प्रोमिनेंस गेन किया कब? विथ ब्रांड लाइन। तो जब वो लाइन बनती है ना, और वो लाइन डिवाइड करती है पूरी दुनिया को दो पार्ट में, राइट, वो बनी 1980 में। तो 1980 में ब्रांड लाइन बनी, जिसने डिमार्केट किया वेल्दी नॉर्थ को आपके अंडर डेवलप्ड साउथ से। अगर हम बात करें popularized in the recent decade due to the dissatisfaction with the global governance, right, popularized अभी हो गया recent times में। क्लाइमेट क्राइसिस ने रियलिटी दिखा दी कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहां हुआ, उनको सब्सिट्यूट करना चाहिए, आज वो रूल्स बनाते हैं, है ना। क्या तो गलत जगह आके रुका है। नाउ गाइस विजिबल, राइट। हाँ, तो वही अपन देख रहे थे कि पॉपुलराइज्ड हुआ है अभी रिसेंटली, रिसेंट टाइम्स में, राइट, रिसेंट टाइम्स में। क्यों? जब ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम आपके फेल हुए बिकॉज ऑफ 3 रीजन, कोविड-19, यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट क्राइसिस के चलते, राइट, तब ग्लोबल साउथ ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। अब क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझ में आना, देखो पहले ज्योग्राफिकल फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलेगी। ज्योग्राफिकल फ्लूइडिटी का मतलब कोई स्ट्रिक्ट सदर्न ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रिक्टली सदर्न नहीं है, राइट। ये अगेन इंडिया और इवन चाइना जैसे कंट्रीज को भी इंक्लूड करती है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे, नहीं,
जरूरी नहीं है। इंडिया और चाइना बोथ आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, बट अगेन द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो ये समझ में आना कि ज्योग्राफिकल फ्लूइडिटी है ग्लोबल साउथ में, ये उनको इंक्लूड करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, राइट। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की बात करता है, तो अगेन ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज है जिनकी लिमिटेड वॉइस है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे यूएन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अच्छा, तीसरा, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज क्या है इनकी, ये फोकस करते हैं कि भाई हमकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज होती है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी इनकी प्रायोरिटी है, क्लाइमेट जस्टिस इनकी प्रायोरिटी है, इक्विटेबल ट्रेड इनकी प्रायोरिटी है, राइट। और चौथा, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहां पर उन्होंने बताया गया कि अगेन जी ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, G77, जिसमें 134 कंट्रीज हैं, आप ये समझिए। इवन नाम, नाम जो है जिसमें 120 नेशंस हैं, वो भी आपका इसका क्या है, आपका ग्लोबल साउथ यहां पर रिप्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। G77 नॉन लाइन मूवमेंट एंड इंडिया लेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया के द्वारा जो स्टार्ट हुआ ना ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, उसमें बेसिकली इनको रिप्रेजेंटेशन देखना मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, रिप्रेजेंटेशन देखना मिलना स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखेंगे क्या है, दैट इज इंडिया का क्या रोल है भाई ग्लोबल साउथ में, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो व्हाट इज इंडियाज रोल इन ग्लोबल साउथ, राइट, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। देखो, जब हम इंडिया के रोल की बात करते हैं ग्लोबल साउथ में, सबसे पहले समझिए कि डिप्लोमैटिक वॉइस है, राइट। डिप्लोमैटिक वॉइस कैसे, क्योंकि इंडिया होस्ट करता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स, 2023 में भी होस्ट किया था, 2024 में भी होस्ट किया था, और बैक किया था अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप में। तो 2023 में जो G20 समिट हुई दिल्ली के अंदर, उसमें उसमें इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबर बनाया था, राइट, G20 का। तो G20 में दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अगेन फुल मेंबर है G20 के, एक अफ्रीकन यूनियन हो गया अभी रिसेंटली जुड़ा, और एक पहले से था यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, राइट। और इंडिया अगेन होस्ट भी करता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, 2023 में भी किया, 2024 में भी किया, है ना, वो चीज यहां पर बताया गया। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है इंडिया की, जैसे घाना, अर्जेंटीना, नामीबिया, ब्राजील के साथ। घाना के साथ हमारी रेयर अर्थ मिनरल माइनिंग को लेकर है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है। अर्जेंटीना के साथ हम लोग लिथियम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कहां, काबिल इन कैटामार्का में, राइट, इन कैटामार्का। राइट, नामीबिया में हमारा यूपीआई फिनटेक आपका रोल आउट हुआ, बायोफ्यूल्स और क्रिटिकल मिनरल्स। ब्राजील में हम डिफेंस डील कर रहे हैं, इवन हमारा इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम है, ब्राजील का इंटरेस्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम में एज वेल, राइट। अब कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें, कल्चरल डिप्लोमेसी भी चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करते हैं फॉरेन पार्लियामेंट्स को। अब देखिए, फॉरेन पार्लियामेंट्स को एड्रेस करते हैं, इवन यूएस कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया। योगा प्रमोशन भी होता है, राइट, और डायस्पोरा एंगेजमेंट भी बूस्ट कर रहा है इंडिया की सॉफ्ट पावर को। देन हमारा बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफ बहुत फेवरेबल है, नहीं। तो इंडिया हैज हेज्ड इट्स पोजीशन ऑन गाजा एंड ईरान, तो इंडिया ने अपनी पोजीशन गाजा और ईरान पे बिल्कुल ऐसी रख रखी हुई है ब्रिक्स के अंदर, राइट, जिससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास है, और कहीं ना कहीं रिटेन करता है ग्लोबल साउथ का ट्रस्ट कि भाई इंडिया इज नॉट लाइक अ नेशन कि जो गाजा में इसराइल को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं है, वो गाजा को सपोर्ट कर रहा है, राइट, ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ कंट्री में ट्रस्ट आता है कि इंडिया उन नेशन के साथ खड़ा होता है जो कमजोर है, राइट, जो कमजोर है, जो कि अच्छा है, राइट, कमजोर के साथ ही खड़ा होना जरूरी है, ये चीज। देन एक और, हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा अगेन इनिशिएटिव है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, उस यूपीआई हो गया, आपका टेलीमेडिसिन हो गया, राइट, उसके थ्रू, एंड इवन ये हो गया जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, है ना। तो सपोर्ट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा को, जैसे सीडीआरआई के थ्रू, जिससे अगेन जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है वो ब्रिज हो सके, राइट, वो कम हो सके, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड कम हो जाए, इस चीज के लिए बेसिकली इंडिया काम करता है। तो डू गिव इट अ बेसिकली रीड, आपको पूरा समझ में आएगा और बहुत सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो 5 मेजर चीजें हैं जो इंडिया के रोल को शोकेस करती हैं ग्लोबल साउथ में। पहला, डिप्लोमैटिक वॉइस, तो इंडिया समिट्स लेवल टॉक करता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया की। कल्चरल डिप्लोमेसी, इंडिया बहुत कल्चरली अगेन आपका योगा एंड लॉट ऑफ इंडिया के कल्चर को प्रमोट करता रहता है ना। बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ऐसा नहीं है कि इंक्लाइंड होता है आपके एक कंट्री की तरफ, इंडिया बैलेंस्ड है, और इंडिया मेजरली जो सही होता है उसकी तरफ ज्यादा
अपना सपोर्ट दिखाता है, कमजोर की तरफ ज्यादा सपोर्ट दिखाता है, और इंडिया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है, एक्सपोर्ट भी करता है उन कंट्रीज को जहां पर जरूरत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट रशिया सैंक्शंस एक्ट, राइट। तो रशिया सैंक्शंस एक्ट को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखिए, रशियन सैंक्शंस एक्ट की जब हम यहां पर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 लेके आया। अगर अभी आप देखोगे ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ हम पे इंपोज किया, राइट, 20% का टैरिफ, और उसके साथ साथ पेनल्टी लगाई, वो पेनल्टी इसके थ्रू लगाई है, राइट, इसके थ्रू लगाई, जिसके थ्रू उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी नेशन रशिया के साथ ट्रेड करता है क्रूड ऑयल में या नेचुरल गैस में या मिलिट्री अफेयर्स पे, उस पर 500% का टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ टैक्स लगेगा, और 100% की और एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, तो वही बताएगा सैंक्शन इज रशियन एक्ट ऑफ 2025, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इंट्रोड्यूस होगा यूएस कांग्रेस में इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। क्योंकि इसीलिए अभी जो पेनल्टी है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाई कितनी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अभी ये बिल पास होना बाकी है, जो कि मैंडेट करेगा 500% की ड्यूटीज लगाएगा उन गुड्स और उन सर्विसेज के ऊपर फ्रॉम कंट्रीज जो कि रशियन ऑयल खरीद रही है। तो इंडिया इज वन ऑफ द मेजर बायर ऑफ रशियन ऑयल, इज अ सेकंड, बोल सकते हो सेकंड मेजर बायर आफ्टर चाइना, है ना, आफ्टर चाइना। फिर नेटो के चीफ ने क्या बोला, तो नेटो के चीफ जो है उन्होंने बोला कि इंडिया, चाइना और ब्राजील वो व्लादिमीर पुतिन को बोले कि आप सीरियस हो यूक्रेन में पीस टॉक को लेकर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कंटिन्यूइंग टू डू बिजनेस विद रशिया विल स्लैम बैक ऑन दीज कंट्रीज। उन्होंने बोला कि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो इन कंट्रीज को कहीं ना कहीं इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, राइट। और बोला कि सेकेंडरी सैंक्शंस बाय द यूएस विल हिट दीज कंट्री वेरी हार्ड। उन्होंने बोला कि देखो ऑलरेडी ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ लेके आ रहे हैं, और ऊपर से फिर से अगर ये सैंक्शन लगाया, फिर से टैरिफ लगाया, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज की इकोनॉमी, इन 3 कंट्रीज की इकोनॉमी पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे देश के पास खबर आई कि भाई ये यूएस ऐसा करने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हम सॉवरेन हैं, हमें कोई नहीं बताएगा कि हम किस नेशन के साथ रिलेशनशिप बना के रखें, वी आर अ सॉवरेन वन, राइट। और हमारी जरूरत एनर्जी नीड है, तो हम अपनी एनर्जी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। हम कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, या हम फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को? नहीं, वी आर सिक्योरिंग एनर्जी नीड, राइट, जो कि ओवरराइडिंग प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की। दूसरा, इंडिया जो है वो गाइड होता है व्हाट मार्केट्स ऑफर्स एंड ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस। तो मार्केट जो ऑफर कर रहा है और जो ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस है उससे इंडिया गाइड होता है। तो हमारी जरूरत है कि हम रशिया से खरीदें, क्योंकि रशिया में सस्ता दे रहा है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने बोला कि देखो मेंटेन क्वेश्चन अगेंस्ट दी डबल स्टैंडर्ड ऑफ ऑन दी मैटर। उन्होंने बोला कि अच्छा, जब कुछ चीजें आप रशिया से खरीदते हो तब कुछ नहीं है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज अभी खरीद रही है रशिया से तब कुछ नहीं है, आपको रशियन ऑयल से ही दिक्कत है? तो इस चीज को लेकर भी यहां पर बताया गया कि आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ रशियन ऑयल के साथ क्यों है, आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ रशियन ऑयल के साथ क्यों है, राइट। बाकी नेशंस भी तो खरीदते हुए आ रहे हैं, बाकी नेशंस भी तो खरीदते हुए आ रहे हैं रशिया के साथ, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाइए। तो वाई आर शोइंग डबल स्टैंडर्ड ऑन दिस मैटर ना, वही चीज यहां पर बताई गई, दैट इज वाई इन द न्यूज। तो बोला इंडिया ने स्ट्रांगली अपोज किया द प्रपोज, अभी पास नहीं हुआ है, प्रपोज रशियन सैंक्शंस एक्ट 2025 इन द यूएस, जो कि सीक करता है टू इंपोज 500% ड्यूटीज ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया जो कि रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। इवन यूएस के कांग्रेसियल बिल जो इंट्रोड्यूस होगा बाय सेनेटर लिंडसे ग्राम के द्वारा, तो इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया यूएस कांग्रेस में। यूएस कांग्रेस है क्या? यूएस कांग्रेस इज यूएस का पार्लियामेंट, जैसे इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है संसद, वैसे यूएस के पार्लियामेंट का नाम है यूएस कांग्रेस, राइट। तो उन्होंने बोला कि बाय पार्टीशन सपोर्ट मिलेगा। बाय पार्टीशन सपोर्ट का मतलब कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों सपोर्ट करेंगे, और एम है उन कंट्रीज को पनिश करना, राइट, जो कि ट्रेड करती हैं रशियन ऑरिजिन एनर्जी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। जो रशियन आपके एनर्जी प्रोडक्ट्स के साथ ट्रेड कर रही हैं उनको बेसिकली क्या दिया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाए। उनको सबक सिखाने के लिए हम ये लॉ लेके आ रहे हैं। अच्छा चलिए, तो क्या बोलता है ये लॉ, समझेंगे की फीचर ऑफ द लॉ। तो सेक्शन 17 ऑफ दिस अभी एक्ट क्या बोलता है, क्लियरली मैंडेट करता है कि 500% का एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाएगा। एड वैलोरम टैरिफ का मतलब ओवरऑल टैरिफ नहीं लगेगा, आप जितना सामान खरीद रहे हो, जैसे मान के चलो आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, ऑयल के साथ साथ आप कुछ और भी खरीद रहे हो, जैसे आप ऑयल के साथ साथ आप ये मान के चलो कि आप मशीनरी भी खरीद रहे हो, राइट।
तो आपने रशिया से 1000 रुपए का ट्रेड किया, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर 1000 रुपए के ऊपर आपके 500% का टैरिफ लगेगा। नहीं, 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 नहीं। आपके ऊपर आपने अगर 1000 रुपए का पूरा ट्रेड किया रशिया के साथ, लेकिन सिर्फ उसमें से 200 रुपए का आपने ऑयल खरीदा, तो सिर्फ 200 रुपए के ऑयल पे 500% का आपके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो ओवरऑल टैरिफ नहीं लगेगा, सिर्फ उन चीजों पे लगेगा जो आपने रशिया से खरीदा है, वो भी ऑयल प्रोडक्ट्स, उन्हीं चीजों पे लगेगा, बाकी चीजों पे नहीं। तो 500% का एड वैलोरम टैरिफ उन कंट्रीज के ऊपर जो कि रशियन ऑयल, गैस, कोल, यूरेनियम और पेट्रोकेमिकल्स खरीद रहे हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स अगर आप रशिया से खरीदोगे तो 500% का एड वैलोरम टैरिफ। दूसरा सेकेंडरी टैरिफ भी है। सेकेंडरी टैरिफ ये है कि 500% तो लगेगा, ऊपर से जो अगर आप नॉन कंप्लाइंट करोगे, मतलब नहीं बात मानोगे, तो इसके बावजूद भी, तो फिर आपको आपको 100% का और टैरिफ दिया जाएगा। तो हम पहले तो टाइस कट करेंगे और 100% का और टैरिफ दिया जाएगा। देन प्रेसिडेंशियल वेवर क्लॉज है, उसमें ये अलाउ करता है यूएस प्रेसिडेंट को कि वो डिले कर सकता है सैंक्शंस को फॉर 6 मंथ्स अंडर स्ट्रेटेजिक कंडीशन। तो स्ट्रेटेजिक कंडीशन के चलते यूएस प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए डिले कर सकता है। देन टैरिफ की डेडलाइन है। तो टैरिफ की डेडलाइन क्या है? तो बताया गया कि ये रिकमेंड किया गया कि सैंक्शंस विद इन 50 डेज अर्जिंग अर्लियर इन्फोर्समेंट। तो भाई बताया भी गया कि जैसे ही लॉ पास होगा 50 दिन के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा उन कंट्रीज के ऊपर, राइट? ठीक है, चलो ये चीज यहां पर बताया, ये चीज यहां पर बताया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, राइट? दिस वन इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ऊपर? ऑब्वियसली बात है, इंडिया के ऊपर हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट है वो बनती हुई आ रही है, राइट? क्योंकि हम 38% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया खरीदते हैं। खुद बोला गया इंडिया सोर्स 38% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया। तो अगेन 38% खरीद रहे हैं, तो अगर हम रोक देंगे तो हमारा अगेन अगेन हमारा प्राइस शॉक बढ़ जाएगा, है ना, डिसरप्शन आएगा मार्केट में और सप्लाई इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हाथ मोड़ने वाली बात कर रहा है यूएसए। इट्स सीन एज आर्म ट्विस्ट इंडिया टू अलाइन विद वेस्टर्न ब्लॉक ऑन द यूक्रेन इशू। इंडिया को कहीं ना कहीं अलाइन कराया जा रहा है फोर्सफुली कि आप यूक्रेन इशू पे अलाइन हो। बट लेट्स सी इंडिया किस पे क्या एक्शन लेता है। तीसरा, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अगेन बताया है कि ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये डबल स्टैंडर्ड है। हम तो अपने एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं भाई, हमारे 40 सप्लायर हैं, 40 सप्लायर हैं, हम किसी रशिया से अकेला थोड़ा ना खरीद रहे हैं। वी आर डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सिक्योरिटी, वो करते हुए चल रहे हैं। देन इकोनॉमिक इंपैक्ट, उन्होंने खुद बोला कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी, महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी ट्रेड रूट्स पर भी कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट? कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा। क्या हो गया बेटा? लेब्रॉसिन, क्या डाउट है? व्हाट्स योर डाउट किड? ऐसे लिखेगा तो मैं डाउट कभी तेरा बेटा क्लियर नहीं करूंगा। पर डाउट पूछने से पहले डाउट लिख दो कि डाउट है क्या? क्या कर रहे हैं फालतू में, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? नहीं बता रहा डाउट, जा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस वन, निसार को लेकर। निसार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, निसार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो निसार अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो निसार हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अब निसार की जब हम बात करें तो निसार है क्या? तो निसार सैटेलाइट इट जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। नासा इसरो ने जॉइंटली डेवलप किया है और अगेन लॉन्च होगा कब? 30 जुलाई 2025, कल ही हो गया लॉन्च श्रीहरिकोटा से। किस व्हीकल का यूज कर रहे हैं हम लोग? GSLV F-16 का। तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, जो है ना, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, हमने उस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया आपके निसार सैटेलाइट को, राइट? और ये किस तरीके की सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन है और कहीं ना कहीं स्पेस डिप्लोमेसी। अब आप देखो, एक तरफ यूएस हम पे सैंक्शंस लगा रहा है और एक तरफ हम स्पेस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। दैट इज हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स। मैंने हमेशा बोला कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई भी कंट्री दुश्मन नहीं होती, कोई भी कंट्री दोस्त नहीं होती। ये फैक्ट है। कोई नेशन दोस्त नहीं है, कोई नेशन आपका दुश्मन नहीं है, कोई नेशन दोस्त नहीं होता, कोई नेशन दुश्मन नहीं होता। इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपके इंटरेस्ट के ऊपर, है ना, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है सर, जियोपॉलिटिकल प्रेशर कैसे होगा, मतलब किस चीज में पूछ रहा है? किस चीज में पूछ रहा है भाई? किस चीज में जियोपॉलिटिकल प्रेशर बच्चा?
जियोपॉलिटिकल प्रेशर किस चीज में और किस सेंस में पूछ रहा है, क्योंकि हमने ब्रिक्स भी डिस्कस किया, अभी हमने ये भी डिस्कस किया, तो पहले स्पेसिफाई कर किस चीज में पूछ रहा है, फिर आई टेल यू। ठीक है, अब ये चीज यहां पर बताएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया निसार होता क्या है, तो निसार डिस्कस कर चुके हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, है ना, ये फुल फॉर्म है। ये पहला डुअल फ्रीक्वेंसी, इसमें दो फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी रडार का यूज किया जा रहा है, एक एल बैंड और एक एस बैंड, राइट, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार का यूज कर रहे हैं। अब ये निसार हाई रेजोल्यूशन डेटा, हाई रेजोल्यूशन बेसिकली हमें इमेजेस देगा अक्रॉस ऑल वेदर कंडीशन एंड ड्यूरिंग बोथ नाइट एंड डे, तो ऑल वेदर और दिन और रात हर जगह हमें ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखने को देगा, है ना, हाई रेजोल्यूशन हमें देखने को देगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वन, क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, नासा एंड इसरो, बताया गया कि नासा का जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी जो है उसने एल बैंड रडार बेसिकली प्रोवाइड किया, नासा ने क्या प्रोवाइड किया, एल बैंड रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और जीपीएस और डाटा सब सिस्टम। इसरो ने क्या किया, एस बैंड रडार कंट्रीब्यूट किया, सैटेलाइट बस, लॉन्च व्हीकल और लॉन्च सर्विसेज, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है नसार का, सबको पता है, दैट लैंड सरफेस डिफॉर्मेशन करना, राइट, मॉनिटर करना, ग्लेशियर मूवमेंट एंड इकोसिस्टम डायनामिक्स, तो पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करना परफेक्ट वे में, हमें समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। देन क्रायोस्फीयर चेंजेस, उनको स्टडी करना, सॉइल मॉइस्चर को स्टडी करना, कोस्टल एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस को स्टडी करना। देन हमारे पास डेटा होगा डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, रिसोर्स मैपिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट को समझना। की फीचर क्या है, की फीचर है डुअल फ्रीक्वेंसी एसएआर, दो फ्रीक्वेंसी रडार है, एल बैंड एस बैंड, तो एल बैंड एस बैंड बताया गया। दूसरा अनफरेलेबल एंटीना है, तो इसमें 12 मीटर का मैश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा हुआ है, जिससे हमें हाई प्रिसिशन इमेजिंग देखने को मिलेगी। एक टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जा रहा है, बहुत नाम बेसिकली चल रहा है, दैट इज स्वीप सार टेक्नोलॉजी, जो कि again that will capture the swath of 242 किलोमीटर, है ना, 242 किलोमीटर का प्रॉपर एक इमेज लेगा विथ 12 डे रिविजिट साइकिल के साथ। तो हर 12 दिन में, हर 12 दिन में हमें उस जगह की नई इमेज देखने को मिलेगी, जिससे हमें समझ में आएगा कितना चेंज हो रहा है। जैसे आज यहां पर इमेज ली, फिर नेक्स्ट 12 डेज बाद फिर से सैटेलाइट इसी जगह की इमेज लेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि 12 दिन में कितना बदलाव आया इसके इकोसिस्टम में, इसके वेदर में, या इसके आपके ज्योग्राफी में। क्लियर ये चीज। नाउ हाई स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा, तो अगेन सरफेस चेंजेस लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो अगर अगर 1 सेंटीमीटर भी सरफेस चेंज होगा ना, 1 सेंटीमीटर भी सरफेस चेंज होगा, तो हमें पूरा का पूरा, हमें पूरा का पूरा यहां पर स्टडी देखने को मिलेगी, राइट। पूरी डिटेक्शन हमें मिल जाएगा कि जो भी सरफेस चेंज होगा इवन लेस देन 1 सेंटीमीटर। नाउ ग्लोबल कवरेज, तो अगेन ये पूरे दुनिया को कवरेज करेगा, डे एंड नाइट ऑल वेदर स्कैनिंग होगी ऑफ द अर्थ सरफेस, राइट, ऑफ द अर्थ सरफेस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट, इंडिया का कंट्रीब्यूशन समझना, इंडिया किस लिए, इसरो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस बैंड रडार सिस्टम के लिए, 13K, राइट, सैटेलाइट बस, मॉडिफाइड 13K सैटेलाइट बस है, लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F-16 और ग्राउंड सेगमेंट ऑपरेशंस हमारा काम है। निसार का सिग्निफिकेंस क्या है, निसार का सिग्निफिकेंस है कि पहले अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ऑब्जर्विंग मिशन है, जिसमें डुअल रडार फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडो यूएस स्पेस कोऑपरेशन को सिंस 2014 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को थ्रू एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये चीज यहां पर बताई गई। ठीक है, चलो नहीं कर रहा भाई, अब नहीं हो रहा, चलो ठीक है, चलो। सो गाइस दिस इज व्हाट निसार है। निसार हम कई बार कवर भी कर चुके हैं, है ना, आपके न्यूज़पेपर में, एंड इवन हमने कई बार क्लासेस के अंदर भी हमने कवर अप किया हुआ है निसार को लेकर, राइट, बट नॉट इन ऑल बैचेस, कुछ स्पेसिफिक बैचेस में हमने कवर अप किया हुआ है। सो या
सो गाइस दिस इज व्हाट द सेशन इज। निसार अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, निसार को हमने कई बार कवर किया हुआ है यार एनालिसिस में, अगर आप देखोगे ना तो हमने कई बार कवर अप किया हुआ है। सो डू अंडरस्टैंड इट, डू वॉच इट, एंड अगेन इसको फिर से एक बार रिपीट करके देखेगा ना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत सॉकेट साइंस वाला आपका ऑपरेशन नहीं है निसार। सो या, सो गाइस दिस इज व्हाट द जुलाई मंथ का राउंड अप है ना। एंड अगेन आई हैव टू एंड दिस सेशन हियर, रीजन बीइंग बिकॉज आई हैव अनदर क्लास एट 6, राइट। तो हम मिलते हैं अपन अब, राइट, नेक्स्ट सेशन में। टुमारो वील मीट विद द एनालिसिस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाकी इस सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी @titans786, राइट। आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सेशन देख के मेरा पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा अगेन, तो आप बहुत गलत हो, है ना। तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मुझे इस स्पेसिफिक टॉपिक में क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है, राइट। उसके बाद आप डाउट लिखिएगा। दूसरा, पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। एंड वहीं जब हम बात करते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट के हाँ, जो टॉपिक्स आपको दिए गए ना, राइट, जो टॉपिक्स आपको दिए गए स्टार्टिंग में, दैट इज अबाउट सर अनफरेबल एंटीना आई कांट फमत विथ। बेटा अनफरेबल एंटीना का मतलब होता है कि एंटीना एक ऐसा होगा जो कि आपको प्रिसाइज, आपको आप पहले क्या होता है, एंटीना हिल जाता है, दी एग्जैक्ट इमेजेस जो हमेशा मिलती है। तो आपको कभी भी कम्युनिकेशन ब्रीच नहीं होगा, कभी भी कम्युनिकेशन ब्रीच नहीं होगा। ये चीज यहां पर बताया गया, दैट इज व्हाट अनफरेबल एंटीना, कि कभी भी कम्युनिकेशन ब्रीच नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक एंटीना। चलो, बाकी जो आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स बताए गए थे इनिशियली की, जो आपको खुद से करने हैं, उनको भी आप कवर अप करेंगे, एंड यू आर डन विद द जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। क्लियर? चलो, सो गाइस दैट्स इट। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय। एंड अगेन डू रिमेंबर टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।